गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 16 मई। ओके। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आपका इंटरव्यू का हो, आपको तीनों जगह जो है ना काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, काफ़ी जगह आपको रिलेवेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। ओके, ये हमारे व्यूअर के द्वारा जो फीडबैक दिया हुआ है, कल इसमें चेंजेस करेंगे, कुछ समय नहीं मिल पाता है मुझे। ओके, यहाँ पर देखिए, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा कि परमाणु जो हथियार है ना, वो दुष्ट और गैर जिम्मेदार जो देश है पाक के पास सुरक्षित नहीं है। इनका कहना है कि पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है कि आप जो है ना हमारे खिलाफ मत बोले, हम आप पे न्यूक्लियर चला देंगे, हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। इस तरह का ब्लैकमेलिंग करते आ रहा था अब तक। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी जो ब्लैकमेलिंग वाले जो है ना चाल को खत्म कर दिया है कि अब जो है ना आपके चिल्लाने से, आपके ब्लैकमेल करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने भारत की ताकत को देखा है। ये जो मैसेज है ना केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि उन पड़ोसी देशों के लिए भी है जो भारत के सीमाओं में, जो भारत की संप्रभुता पे चोट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत की वैश्विक जो प्रोफाइल है ना उसमें वृद्धि करेगा। भारत का जो हार्ड पावर है ना उसमें वृद्धि किया है। ठीक है, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, उसको जो यहाँ पे सार्थक करता है। तो इस तरह की जो है अब बातें को लिखना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पर देखिए, हाँ, तो हम भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि जो पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है तथा कथित, ठीक है, तो उसको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। ये भारत का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो भारत जो है ना पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है उससे उसको ट्रीट करने के लिए भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। यहां पर हम बात करेंगे शांति को लेकर। अब पाकिस्तान का जो प्रमुख है वहां पे, वो भारत के साथ ना 3 मुद्दों पे बात करना चाहता है। कौन कौन सा मुद्दा पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक, पहला। दूसरा है पीओके पे बात करना चाहता है। थर्ड किस पे? आतंकवाद पे। भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि ना हम इस पे बात करेंगे, ना हम इस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आतंकवाद पे। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा अब जो है ये हमारा रहा पर्सनल, अब ये द्विपक्षीय भी नहीं रहा। तो इस तरह की चीजें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे बेलगाम बोल, यहाँ पे जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई किया गया, उस कार्रवाई को लेकर यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग किया गया था हमारे 2 सैन्य अधिकारी के द्वारा। ठीक है, एक थी कौन? व्योमिका सिंह, और दूसरा कौन थी? कर्नल कर्नल कौन थे? कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कुछ था यहाँ पे, हाँ, तो जो कर्नल जो थी ना सोफिया कुरैशी पे जो है टिप्पणी किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे जो है ना टिप्पणी किए गए जो कि भारत की जो सौहार्द है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको चोट किया। जब मैं पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, जो ट्रोलिंग चल रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि कर्नल जो है सोफिया कुरैशी पे यहाँ पे किया गया है। आपने देखा कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी में कौन? विक्रम मिश्री है, उन पे किया गया है। उनकी बेटी पर किया गया है ट्रोलिंग। फिर साथ में आप देखोगे यहाँ पे नीरज चोपड़ा, उन पे भी ट्रोलिंग किया गया है। हालांकि नीरज चोपड़ा वाला जो केस है वो दूसरा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रोलिंग किया गया है हमारे अधिकारियों पे, ये सही नहीं है। इसका प्रभाव आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में कि जो ट्रोलिंग होता है, अभद्र टिप्पणी जो होता है, आपत्तिजनक जो टिप्पणी होती है, उसका समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बता दें, धर्मनिरपेक्षता जो हमारा सेक्युलर जो है मूल्य, उसको चोट पहुंचता है, सौहार्द को चोट पहुंचता है। अगर आप देखोगे सैन्य की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचता है ना। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पर लिखना है। महिला की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये प्रभाव है। तो इसको निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो आपको सुझाव मांगेगा। सुझाव में लिखना चाहिए किस तरह जो टिप्पणियों से निपटने के लिए जो कारगर जो नीतियां हैं बनानी चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उसको कड़ी से कड़ी जो है सजा देना चाहिए। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। ओके, चलिए, दूसरा क्या है? ऑडिटोरियल का ये थर्ड पेज है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात किया गया है बीएसएफ को लेकर। आपको पता है ना, बीएसएफ के एक जवान जो है, भारतीय जवान है,
वो जो है ना गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गए, तो पाकिस्तान रेंजर के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। ये घटना हुआ था पहले, जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उससे पहले हुआ था। 20 दिन तक रखा तकरीबन हमारी सेना को, ठीक है, जो जवान थे। और तो उनके परिवार लोग और पूरा देशवासी चिंता में था कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप देखोगे, भारत ने पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत किए बिना पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा जवान को छोड़ने के लिए। तो भारत को जो आप इस कृत्य को देख पा रहे हैं ना, पूरी घटनाओं को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि भारत का एक कूटनीतिक कामयाबी या कूटनीतिक सफलता के रूप में आप देखोगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की जो कूटनीतिक है, हाल ही में कुछ ऐसे घटना का नाम बताएं जो सफलता को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इस लिहाज से देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में दौरान तेजी से बदलते घटनाक्रम में जवान की रिहाई भारत के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए गए और आखिर में ये कामयाबी मिली। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। यहाँ पे बात किया गया है ग्रीन ऊर्जा के बारे में, यहाँ पर बात किया गया है हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में, यहाँ पर बात किया गया है क्लीन ऊर्जा के बारे में। पूरा जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना, एनवायरमेंट वाला या इकोनॉमिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जो है ना अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कौन कौन सा मिशन लॉन्च किया है या क्या क्या प्रयास किया, वो हो गया। अब देखोगे यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तीनों में क्या फर्क होता है, प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे। अब देखोगे यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, वो किस प्रकार रोजगार को या अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में यहाँ पे अपना योगदान देता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या फर्क होता है। जो ब्लू होता है और जो ग्रे होता है ना हाइड्रोजन, मान लीजिए हमको हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, तो हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो है ना फॉसिल फ्यूल या नेचुरल गैस का हम यूज करेंगे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, कोयला वगैरह का यूज करके हम लोग हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, उसके उत्पादन करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा जो है ना हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जो है का यूज करेंगे। जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, जिसको बोलते हैं ना विंड एनर्जी, फिर आपका हो गया सौर ऊर्जा, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, उसका यूज करेंगे। फर्क बस इतना समझ के रखिएगा। अभी 25 को यूपीएससी एग्जाम होने वाला है, आप लोग कई लोग जो यहाँ पर दे रहे होंगे एग्जाम को, देखिएगा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एनवायरमेंट सेक्शन में। ओके, दूसरा है कि यहाँ पे भारत जो है ना ग्रीन ऊर्जा को जो प्रदान मतलब उपलब्ध करेगा, तो भारत को दो फायदा होगा। जो हम लोग एनर्जी आयात कर रहे हैं ना, उस पर कमी होगा। तो अब हम लोग एनर्जी जो आयात कर रहे हैं उस पर कमी होगा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ेगा, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना उसकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम लोग पे करते हैं ना उसको, वो कमी हो जाएगा। फिर बड़ी संख्या में रोजगार होगा, रोजगार जनरेशन होगा, ठीक है। भारत तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनेगा, ये सब चीज देखने को मिलेगा। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 8 नंबर में, 7 नंबर में, 6 नंबर में, वहां पे ये सब जो है ना आर्टिकल छोटा छोटा, ये जो व्यूअर के द्वारा लिखा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे चीन जो है ना का नीति पता क्या रहता है, वो पहले जो पड़ोसी जो देश होता है ना, उसके सीमा में घुसता है 3 कदम आगे, ठीक है, और फिर अचानक से बैक हो जाएगा। उसका हिट एंड ट्रायल जो मेथड है ना, वो पूरा दुनिया देख रहा है। आप देखोगे ना चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा हड़पने का जो है ना यहाँ पे चाल करते रहता है। भारत के भी जो है कई क्षेत्रों में, जैसे सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना दावेदारी करते रहता है। अभी हाल ही में आपने घटना सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों का नाम जो है ना चीनी जो है अपने नाम के हिसाब से रख रहा है, बोल रहा है कि वो तिब्बत का पार्ट है। भारत ने यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि ये जो है ना आप जिस चीज का दावा कर रहे हैं ना, वो भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर ने जो है चीन के द्वारा जो मिसाइल प्रदान किया गया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसका यूज किया, तो सबका आपने परिणाम देखा वो किस प्रकार सफलता हासिल किया है, ठीक है। तो जिस तरह भारत को जो दबाने की कोशिश कर रहा था लोग, परमाणु ब्लैकमेल को लेकर या इकोनॉमिक पावर के रूप में, तो समझ गया है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, ठीक है, इस चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर निर्णायक पहल में, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भारत डिजिटल क्षेत्र में, ठीक है, क्या क्या कदम उठाया। तो भी आपने देखा जो पासपोर्ट होता है ना, उसको ई पासपोर्ट बनाया जा रहा है, उसमें एक चिप लगा रहेगा जहां पे आपकी बायोमेट्रिक जो है सूचना एकत्रित किया जाएगा वहां पे, ठीक है। इसका फायदा पता क्या होगा, एक तो जो है साइबर सुरक्षा से निपटने में
डिजिटल पहचान को बनाने में, सीमा प्रबंधन में जो है आपको आसान लगेगा, ठीक है, वहां पर लाभ होगा। साथ ही जो अवैध प्रवास होते हैं, जो मानव तस्करी करते हैं, जो वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध जो है ना, ये तकनीक काफी कारगर साबित होगा। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ई पासपोर्ट से जो है ना क्या क्या इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अवैध प्रवासी को रोकने में, मानव तस्करी को रोकने में, आतंकवाद से निपटने में, ठीक है, तकनीक में आत्मनिर्भरता बनने में जो है भारत को एक सक्षम देश बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना आप हर जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अंधविश्वास। आपको पता है ना, आज का जो युग है ना, भारत किस प्रकार डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती भी क्या है कि भारत में अंधविश्वास और यहाँ पे कर्मकांड अभी भी जो है यहाँ पे अपनी जड़ पकड़े हुआ है। कुल मिलाकर आपने एक घटना देखा था, मैंने कल भी जिक्र किया था, शायद परसों किया था, कि एक तांत्रिक के प्रभाव में आकर एक महिला ने अपने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंक दिया, जबकि दोनों पढ़ी लिखी है, तांत्रिक भी, महिला भी। लेकिन कहते हैं ना, अंधविश्वास और कर्मकांड में लोग जो है ना सही चीज को पहचान नहीं पाते। इसलिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है, वो भी क्वालिटी वाला, जहाँ पे सही गलत को आप पहचान सके। तो यहाँ पर यही आर्टिकल लिखा हुआ है कि एक तरफ जो भारत डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अंधविश्वास और कर्मकांड जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या है, जागरूकता। ऐसे में क्या करना होगा, हमें कानून के तहत अंधविश्वास और कर्मकांड को खत्म करना होगा, अभियान चलाना होगा। तो इस तरह की पहल करने की जरूरत है। जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आगे की राह, आपका क्या सुझाव है, तो आपको इन्हीं जो है बातों पे गौर करना होगा। जागरूकता, अभियान, नीति बनाना होगा, ठीक है, कानूनी जो है कानूनी के तहत इसको लाना होगा, अंधविश्वास को, कर्मकांड को। तो इस तरह की बातें आप करेंगे तो वो अच्छा आंसर माना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 143, यूपीएससी में पूछ लिया है। आर्टिकल 143 जो है ना, ये पावर देता है राष्ट्रपति को कोई ऐसा सब्जेक्ट, ये कोई ऐसा विषय, ठीक है, जो सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। देखिए हम लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद जो है 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने से जुड़ी शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां संबोधित करता है। इतना ध्यान रखिएगा। पहला हो गया। आर्टिकल 200 याद रखिए, आर्टिकल 201 याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ली कोई विधानसभा से बिल पास होता है, ठीक है, विधानसभा से बिल पास हो गया, अब उसके पास कहाँ जाता है, गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर के पास कोई समय सीमा नहीं है कि आपको इतना समय के अंतर्गत, मतलब 3 महीना के अंतर्गत आपको यहाँ पे अपना एसेंट दे देना है या आपको सहमति दे देना है। ये 200 में बात करता है। 201 में क्या बात करता है, मान लीजिए कोई बिल गवर्नर के पास आया, तो वो चाहता है कि राष्ट्रपति के लिए हम रिजर्व रखें, ठीक है। तो ये शक्ति जो है ना 201 में दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। 2 हो गया। अभी मुद्दा क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है आर्टिकल 140 तहत अपने अधिकार का यूज करते हुए पूछा है कि क्या न्यायपालिका जो है गवर्नर को या राष्ट्रपति को अपने बिल पे, विधायिका पे कंसेंट देने के लिए क्या बाध्य कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आने वाले एग्जाम में ना जुडिशरी को लेकर, अभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, बोला बताइए विवाद में क्यों रहता है, आलोचना क्यों किया जाता है। तो आप पढ़िएगा तभी तो लिख पाइएगा वहां पे, ठीक है। तो न्यायपालिका का भी आप देखोगे ना कि न्यायपालिका का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आलोचना हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। सुपर संसद करने का मतलब वो जो जो काम संसद का है कानून बनाने का, वो काम आप कौन कर रही है, वो कर रही है न्यायपालिका। इसलिए यहाँ पे इसका जो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो एक लिस्ट आता है, उसमें आप देखोगे ना, एक परिवार का ही लोग जो है ना, लगभग अभी तक चीफ जस्टिस बने हुए हैं। तो यहाँ पे अंकल कल्चर को लेकर भी इनका मतलब न्यायपालिका का क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है। आप देखोगे कोर्ट में लंबे लंबे केसेस जो पड़े हुए हैं, बहुत सारे 3 करोड़ के आसपास केस पड़े हुए हैं न्यायपालिका में। तो इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ना, जिससे न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, इस कारण से भी आलोचना होता है। तो अगर 3-4 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा ना, तो आप आंसर को बेहतर लिख पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ये क्या है, आईफोन को लेकर अभी ट्रंप जो है ना, आपको पता ना, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। कभी बोलते हैं कि हम पाकिस्तान और भारत के जो प्रमुख से बात किए हैं कि अगर आप लोग युद्ध को नहीं रोकिएगा तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले पे हम दोनों जो है नेतृत्व से बात करके मध्यस्थता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है, जो स्पोक पर्सन है, आई थिंक जायसवाल करके हैं वो,
उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुआ, ये सब बेतुके है, आधारहीन है। तो इसी से बमक गए वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि आईफोन जो है ना भारत में नहीं बनेगा। तो आईफोन के जो एप्पल जो कंपनी बनाती है ना, उसके सीईओ का नाम याद रखिएगा, शायद टिम कुक करके नाम था उनका, देखिए कुक है ना, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पे लोग भारत की ओर क्यों मुड़ रहे हैं, भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि भारत में जो है ना सस्ते कुशल श्रम है, श्रम तो है ही, साथ में स्किल वाले भी हैं। आपको देख रहे हैं ना, भारत में इंजीनियर हर घर में पड़े हुए इंजीनियर, ठीक है, और सबको स्किल भी है, ऐसा नहीं कि इंजीनियर का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सबके पास स्किल भी है। तो अब बताइए, जो एप्पल कंपनी जो अमेरिका में बना के बेच रही थी, वो लाखों में बेच रही थी, अब वही जो कंपनी जो है ना भारत में बनाएगी, तो मुझे लगता है कि 60 70 80 हज़ार में आपको मिल जाएगा फोन, आईफोन। तो एक तरह तो सस्ता हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है ना वो कट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो लेबर जो है ना, स्किल लेबर बहुत अच्छे मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ और क्या है यहाँ पे, और विनिर्माण को लेकर भारत भारत सरकार आप देख रहे हैं ना, विनिर्माण को प्रमोट करने के लिए कितनी सारी नीतियां लाई है, सिंगल विंडो लाई है, जो जितने भी हर्डल जो रूल वगैरह थे सबको खत्म किया है, ताकि जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब, जल्द से जल्द भारत बन सके। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये आपको प्रीलिम्स में शायद ही दिख जाए क्वेश्चन में, लेकिन मेंस में आप इसका यूज करेंगे। आप कैसे? जब भी बेरोजगारी से मुद्दा आता है, आता है ना भारत में, मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारत में बेरोजगारी का जो है ना नेचर किस प्रकार का है, भारत सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, बेरोजगारी की जो है ना किन किन सेक्टर को प्रभावित करता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जेपीएससी का मेंस देख लीजिए, बीपीएससी का मेंस देख लीजिए, यूपी पीसीएस का, सब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डेटा याद रखिएगा, अभी जो है ना जो बेरोजगारी है 5.1% के आसपास है बेरोजगारी दर, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी पुरुषों में देखा जाता है 5.2, महिलाओं में 5% का देखा जा रहा है। ये डाटा याद रखिएगा, जब भी मौका मिले मेंस में तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे स्टार्टअप को लेकर। स्टार्टअप को लेकर क्या भारत जो है ना 2047 तक क्या बनना है हमको, 2047, ठीक है, क्या बनना है हमको, डेवलप कंट्री बनना है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट करना होगा, ठीक है, और एग्रीकल्चर से जो है हमको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना उसको बूस्ट करना होगा, एमएसएमई को बूस्ट करना होगा, हमें एमएसएमई को बूस्ट करना होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर को हमें बूस्ट करना होगा, तब जाके हम बनेंगे, क्या बनेंगे, डेवलप कंट्री। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टार्टअप को लेकर। आपको बता दें, स्टार्टअप को जो है ना यहाँ पे प्रमोट करने के लिए भारत सरकार जो है ना आयकर में छूट देती है, ठीक है, पहला ये हो गया। तो स्टार्टअप को अगर भारत सरकार छूट देती है, इसका फायदा क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, ठीक है, और औद्योगिक जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगा, धन का सृजन होगा, तो बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छी अच्छी बातें याद रखिएगा, हर जगह वही यूज करना आपको, ठीक है। अब देखिए चीता को लेकर क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में बहुत कम देखने को मिला था, लेकिन अब पूछेगा, क्योंकि आप देखोगे 2 साल से आ रहा था न्यूज, 2022 में जो है ना प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था, डेट याद रखिए, सितंबर 2022, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, सितंबर 2022। और कभी कभी जो है ना आप जान रहे कि 2022 में चीता जो है प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसको टफ बनाने के लिए ना ऑप्शन जो है बहुत नजदीक कर देगा, जुलाई लिख देगा, अगस्त लिख देगा, अक्टूबर लिख देगा, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सितंबर 2022 याद रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता कहां से लाए थे हम लोग, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, 2 फैक्ट हो गया। अब ईरान जो है ना भारत को बोला है कि हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आप जो है ना चीता को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप चीतों की संख्या में कैसे वृद्धि कर रहे हैं, आप चीता को संरक्षण कैसे दे रहे हैं, जबकि आपके यहाँ विलुप्त हो गया था 1952 में। तो ये जो है ना ईरान चाहता है भारत से सीखना, ये हो गया, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे जो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है ना वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, पहला याद रखिएगा। कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, 2 हो गया। एक और है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, सब याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोजेक्ट चीता से क्या फायदा होगा भारत सरकार को, भारत सरकार को पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन जब बढ़ावा मिलेगा तो एक तो नेशनल पर्यटन लोग आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, और विदेशों से भी आएंगे देखने के लिए, जैसे ईरान वाला भी देखने आएगा यहाँ पे, तो फॉरेन रिजर्व लेके आएगा, तो भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, 2 फैक्ट हो गया। पर्यटन जहाँ पे होगा ना उस क्षेत्र में आप देखिएगा ना लोकालिटी बढ़ेगा, वहां पे जो है ना वहां की जो इकोनॉमी है ना रन करने लगेगी, ठीक है, रोजगार जनरेट होगा, ओके।
और क्या होगा यहाँ पे, जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा। ठीक है, जैव विविधता हमारा जो है यहाँ पे पर्यावरण के साथ यहाँ पे तालमेल होगा, पर्यावरण हमारा बैलेंस होगा। रोजगार हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा हमारा, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, भारत का जो है ना पर्यावरण के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका के रूप में भारत जो है ना वैश्विक लेवल पे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखना होता है। अब हम लोग बात करेंगे ये कौन है, यूपीएससी। बहुत लोग दे रहे होंगे एग्जाम, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल आई थिंक 315 ना, 315 में यूपीएससी का जिक्र किया गया। आपसे पहला पूछेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका आंसर होगा जी हाँ। अभी इसके नए अध्यक्ष बने, क्या नाम है उनका, अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार। इनका अपॉइंटमेंट कौन किया है, राष्ट्रपति जी किए हैं। कौन किए, राष्ट्रपति। यूपीएससी का काम क्या होता है, तो ये एक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाती है, जिससे कि इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी है ना, उनका चयन किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। आपको बता दें मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं, और इनका कार्यकाल जो होता है ना, जो भी अध्यक्ष चुने गए हैं, 65 साल या 6 वर्ष। ये डेटा को याद रखिएगा, अभी बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। भारत चीन एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। अभी रसिया के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी जो है ना भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ करने में वेस्टर्न कंट्री लगा हुआ है। तो इन्होंने तर्क दिया कि क्वाड के माध्यम से आसियान को तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, आसियान। फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये जो संस्था है ना, क्वाड, आसियान और ऑकुस, ये तीनों संस्थाएं जो है कोशिश कर रही है इन तीनों के माध्यम से कि जो वेस्टर्न कंट्री ना अपने हित को साध सके। पहले देखा होगा कि आपने एशिया प्रशांत को जो है ना इंडो पैसिफिक नाम दे दिया गया। ऐसा इनका कहना है कि वो चाहता है कि भारत और चाइना जो है ना एक दूसरे के खिलाफ काम करे। ठीक है, ऐसा वेस्टर्न कंट्री का काम है, ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री। क्वाड याद रखिएगा, 4 मेंबर हैं। क्वाड में कौन कौन सा है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, भारत होगा, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 मेंबर होते हैं। और ऑकुश में कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया। ये याद रखिएगा। आसियान में 10 मेंबर है। ठीक है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, अब देखेंगे जो समुद्र का पानी था उसको हम लोग पीने लायक बनाने का जो तकनीक है ना हासिल कर लिए। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भारत का जो है ना तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या अचीवमेंट किया है। ठीक है, लिखिए उसके बारे में। तो इसरो के बारे में जिक्र कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने का जो तकनीक है उसमें आत्मनिर्भरता कर लिए हम लोग प्राप्त। फिर हम लोग अभी हाल ही में कौन सा किए थे, जो दो जो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना और उसको हटाना, क्या था नाम था उसका, उस तकनीक को भी हम लोग हासिल कर लिए हैं, है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पॉलीमर जो झिल्ली होता है ना, जो टेक्निक का यूज किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं। और ये काम किया है डीआरडीओ ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीआरडीओ का जो है ना तकनीक के क्षेत्र में, देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में क्या क्या योगदान दिया गया है, तो इसमें पहला आप इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। अब देखिए इस्लाम के बारे में बात किया गया है कि इस्लाम में जो है ना बहुविवाह का जो है ना प्रचलित देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे बहुविवाह मतलब 4 लोगों से भी शादी कर लेते हैं। तो ये जो है ना जो इस्लाम में इस चीज़ को शामिल किया गया था, उसके पीछे कारण दिया गया था। जो विधवाएं हो जाती है, ठीक है, ये जो यतीम हो जाते हैं, जो अनाथ हो जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए ना बहुविवाह की जो अवधारणा को शामिल किया गया था इस्लाम में। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे, अपने निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात किया जा रहा है, ताकि जो जटिलता है हमारे समाज में, एक ताना बाना है, और आप देखोगे दुरुपयोग के चलते महिलाओं का जो अधिकार है ना वो हनन हो जाता है। आपने 1995 में शाहबानो केस पढ़ा था, महिला कितना पीड़ित हुई थी, एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब जो है ना समय आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो है इस चीज को लागू कर दिया गया है। अब पूरे देश में यहाँ पे चल रहा है बातचीत। एक कमेटी बना है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्वेश्चन बीपीएससी का मेंस में पूछ लिया है इस बार, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉक्सो। ये क्या है पॉक्सो, तो जो बच्चों के साथ जो यौन अपराध होता है ना, उससे रोकने के लिए पॉक्सो जो है अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम के तहत अदालतें स्थापित की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पॉक्सो अदालत है, कोर्ट है ना,
उसकी संख्या बहुत लिमिट है, आप बढ़ाइए इसकी संख्या, क्योंकि बच्चों के साथ जो ना यौन अपराध ना हो, बच्चों को एक सुरक्षा वातावरण मिले, ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि सही नहीं है हमारे देश के लिए। ये क्या है फिर, ये जो है आपका, हाँ, नीरज चोपड़ा अभी जो है ना, इनका ट्रोलिंग किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ना, क्या नाम था उसका, असरद, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए क्या नाम है पाकिस्तान का प्लेयर का नाम, यहाँ पे नाम था, मुझे नहीं दिख रहा है, नदीम करके नाम था, ठीक है, जो जो पिछले ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता है वो, ठीक है। तो उनको आमंत्रित किया गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। क्यों? यहाँ पे कुछ क्लब था, एनसी क्लब में, लेकिन ये जो इनवाइट किया गया था ना, वो पहलगाम के पहले किया गया था, तो इनको पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जो बातचीत जो होता है प्लेयर के साथ, वो भावना के साथ करना पड़ता, मतलब हमें करना पड़ता, खेल भावना के तहत। मेरी कोई पर्सनली उनके साथ मित्रता या घनिष्ठ संबंध नहीं है, ठीक है। जब ट्रोलिंग हुआ तो इन्होंने अपना सफाई दिया कि कोई प्लेयर जो है ना, खेल में अगर आपको इज्जत देता है, आपसे अच्छे से बात करता है ना, तो उसे देना पड़ता है, ये इन्होंने ये चीज़ कहा। तो अभी जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे, अभी जो नीरज चोपड़ा है ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कोच का नाम याद रखिएगा, जॉन जेलेजनी, ये इनका नाम याद रखिए, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। ये 3 बार के ओलंपिक विजेता है, वो भी स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। क्या नाम है? जॉन जेलेजनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में एग्जाम में पूछेगा आपसे ये बोला। अभी देखोगे खेलो इंडिया जो है ना, दीव में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले हुआ था 2024 में, कहाँ पे हुआ था? दीव में हुआ था। अभी कहाँ पे होगा? दीव। दोनों नाम याद रखिएगा। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है खेल के सितारे दीव के किनारे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे। शुभांकर, जिसको मस्कट बोलते हैं, पर्ल, डॉल्फिन, ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। अभी नया नया खेल इसमें शामिल किया गया खेलो इंडिया में। कौन कौन सा? एक तो है आपका, यहाँ पे देखिए टिक करके हमने रखा है, यहाँ पे रखा है। एक तो है मलखम और रस्साकसी को शामिल किया गया है, साथ में वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेकरा, कबड्डी और ओपन वाटर तैराकी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बस यहाँ पर लिख दे रहे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। उसके बाद सारा कुछ हमने डिस्कस किया। और ये पीडीएफ चाहते हैं ना आप, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।